आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा पुराणी एक प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। साथ ही मैं स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन को बढ़ावा देने का भी काम करती हूँ। आप जैसे सबको पता होगा कि 28 मई को हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। उसे अगर एक वाक्य में कहूँ तो महामारी को हम महामारी बना देते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आज न केवल मैं आपको साफ सफाई और बल्कि मासिक धर्म से संबंधित थोड़े बहुत अन्य पहलुओं पर भी कुछ प्रकाश डालूंगी। इसकी शुरुआत मैं अपनी आप बीती से करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 11 साल की थी तब उसके स्कूल की ट्रिप उदयपुर जा रही थी। उसको उदयपुर ले जाया जा रहा था। वो बहुत ही खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। उसका सुबह से पेट दुख रहा था पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, शायद इस डर से कि कहीं मैं उसकी ट्रिप कैंसिल ना कर दूँ। खैर वो 7 बजे उसको हमने स्कूल की ट्रिप में बस में बिठा दिया और आधी रात को उसका बहुत ज़ोरों से पेट दुखा और उसको मीनार हुई, मतलब पहला पीरियड उसका आया। इस दौरान उसको उनकी टीचर ने और उनकी सहेलियों ने संभाला और पर इस दौरान क्या होता था, दूसरे दिन जब भी वो मंदिर जाया जाता था, ले जाया जाता था, तो उसको बस में ही बैठे रहना पड़ता था। और इस उस किशोरी के दिल और दिमाग पर इस बात को वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा उसके साथ क्यों करा जा रहा है। शारीरिक से ज़्यादा मुझे लगता है उसको मानसिक कष्ट हुआ होगा। घर आकर उसने मुझे सारी बातों से अवगत कराया। फिर उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसके स्कूल गई, उसकी टीचर को सबसे पहले धन्यवाद दिया और फिर उसकी टीचर को मैं मेंसेस के बारे में पूरी फिजियोलॉजी समझाने लग गई। टीचर ने कहा, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ। पर बचपन से जो हमें संस्कार मिले हैं, जो हमें बताया जाता है मेंसेस के बारे में, वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में इतने गहरे बैठी हुई है कि उसका हम लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पाप लगेगा। हमारी सोसाइटी में, समाज में जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, अंधविश्वास हैं, उसे हमें कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा। आज भी कई घरों में लड़कियों को और महिलाओं को जूट से बने हुए बिस्तर पर सोना पड़ता है। नेपाल में तो औरतों को इस कठिन दौर में एक झोपड़ी में रहने पर मजबूर किया जाता था और वहाँ पर उस झोपड़ी में उनके साथ कई अत्याचार भी होते थे। पीने के पानी की मटकी अलग कर दी जाती है, खाना थाली सरकार कर दिया जाता है, अपने जूठे बर्तन हमें खुद मानने होते हैं। अचार और पापड़ पर मेंसेस या पीरियड वाली लड़की की अगर परछाई, आप परछाई शब्द पर गौर करिए, छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर परछाई भी पड़ जाए तो वो खराब हो जाते हैं, मानो उस महिला को कोरोना जैसी महामारी या कोई संक्रामक रोग हो गया है। पेड़ पौधे और तुलसी में इस समय हम पानी नहीं दे सकते क्योंकि वो मुरझा जाएंगे। मेंसेस के दौरान आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को छू नहीं सकते। किचन में जाना तो, खाना बनाना तो बहुत दूर हो गया, पर जा भी नहीं सकते आप किचन में। खाने पीने के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है, इसको आप खा नहीं सकते इस दौरान। औरतों और महिलाओं को नहाने पर पाबंदी है। इन 5 दिनों में नहाने की मनाही हो जाती है, जबकि हमें रोज नहाना चाहिए। नहाने से ब्लीडिंग घटने और बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। गर्म पानी से नहाने पर हमें थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, हमें फ्रेशनेस आती है और हमें साफ सुथरा लगता है। पूजा, हवन, मंदिर, कोई भी शुभ काम हो, हम मेंसेस में नहीं कर सकते, जो कि कितना गलत है। नवरात्रे में जब जैसी नवरात्रि आती है तो मेरे पास बहुत फ़ोन आना चालू हो जाते हैं, मैडम हमें उपवास करना है, हमें पूजा करनी है, हवन करना है, हमारा पीरियड या तो आप जल्दी से ला दो या उसको आप घटा दो या बढ़ा दो। मैं हमेशा उन्हें समझाती हूँ कि दुर्गा माता भी होती थी, सीता मैया है, सरस्वती है, ये सारी देवियाँ हैं, इन्हें भी तो पीरियड होते ही होंगे। और पीरियड को शरीर में से निकलने वाली गंदगी कहा जाता है, ये गंदा खून है, कितनी गलत बात है।
हमारे शरीर में जैसे दो तरह की खून की नलियाँ होती हैं। एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कि हम शुद्ध खून कह सकते हैं, जो कि हम प्योर ब्लड कहते हैं, जो हमारे हार्ट या हृदय से सारे अंगों में पहुंचाया जाता है, पंप करता है हार्ट उसे। और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इम्प्योर ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। इसमें सारे ऑर्गन से आया हुआ ब्लड फेफड़ों में जाता है और वो लंग्स में प्यूरिफाई होता है। और जो खून हम माहवारी में या मेंसेस के दौरान बाहर निकालते हैं, हमारा बाहर निकलता है शरीर में से, वो कौन सा खून होता है? जी हाँ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड होता है, जो कि हर महीने हमारे शरीर में से बाहर आता है। जब 9 महीने एक बच्चा गर्भ में रहता है, उस दौरान वो 9 महीने तक माँ को महीना नहीं आता, और उसी खून से आपका और मेरा शरीर बना होता है। तो कोई इम्प्योर ब्लड नहीं है। तरह तरह के हाई डोजेज में हार्मोन्स दिए जाते हैं महिला को महीना घटाने और बढ़ाने के लिए। कई लड़कियां मना करती हैं, पर ऐसा करने पर उनके बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग दबाव डालते हैं, प्रेशर दिया जाता है कि ऐसा अगर तुम नहीं करोगी तो तुमको पाप पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में कुछ एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक फैक्ट्स से आपको अवगत कराना चाहूँगी। मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन हर महीने होने वाला एक डिस्चार्ज है, जो हमारे शरीर का ऑक्सीजनेटेड खून है, ब्लड है, ये हमारी वजाइना में से बाहर आता है। ये साइकिल 28 दिन की होती है, कभी कभी 25 से 35 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अगर हर 15 या 20 दिन में आपको मेंसेस हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है और क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये तुरंत आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको खून की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा खून जाता है तो उसको अच्छा मानती हैं कि चलो शरीर में से सारी गंदगी निकल रही है। ये गंदगी नहीं है। अगर 3 से 5 दिन में हमें खून बंद हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये गलत है। पहली बार मेंसेस या पीरियड का होना, जिसको कि हम मेनार्की कहते हैं, एक एडोलेसेंट गर्ल, जो किशोरी लड़की होती है, 9 साल की उम्र के बाद उसमें बहुत सारे बदलाव आना चालू होते हैं। उसके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, उसको मुहासे आने लगते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी भावुकता बढ़ जाती है, और 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर उसको पीरियड आना या मेंसेस आना चालू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हार्मोन्स हैं, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी होता है, जो कि एक क्रिटिकल बैलेंस होता है हमारे दिमाग की उन ग्रंथियों से और हमारे यूट्रस और ओवरी से। तो एक बैलेंस के रूप में ये होता है, और उसी के कारण हमारे मेंसेस आता है। और इसमें मैं आपको जैसे कि एक मॉडल है मेरे पास, ये बीच का एक गर्भाशय है और इसके आसपास 2 ओवरीज हैं, जिसको कि हम अंडाशय बोलते हैं। और ये ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब हैं, जो कि गर्भाशय और अंडाशय से जुड़ी रहती हैं। तो गर्भाशय यानी बच्चेदानी, और इसके जो अंदर की परत है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और यही परत हर महीने ब्लीडिंग के रूप में, ब्लड के रूप में हमारे वजाइना में से बाहर निकलती है। और हर महीने अंडा या तो एक महीने इधर से राइट से निकलेगा या लेफ्ट से निकलेगा, और ये अंडा हमारी ट्यूब्स के थ्रू हमारे यूट्रस के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें ब्रेन से या मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। तो जरा भी टेंशन हुआ या एंजाइटी हुई, चिंता हुई, तो हमारा पीरियड या तो आगे बढ़ सकता है या घट सकता है। और ये बहुत ही आम बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम थोड़ी बातें करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर। अगर हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे, माहवारी को महामारी का रूप नहीं देंगे, तो मैं समझती हूँ कि मेंसेस से जुड़े हुए जितने भी टैबूज हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, सारे दूर हो जाएंगे। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया की आधी आबादी मतलब पूरी महिलाएं जितनी हैं, महिलाओं को मेंसेस या पीरियड होते हैं।
और जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जो कि बहुत नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, पर हम सब इस विषय पर बात करने में संकोच करते हैं। आजकल सैनिटरी पैड्स सब जगह मिलते हैं, पर पुराने ज़माने में पैड्स की जगह कपड़ों का उपयोग किया जाता था, और कुछ महिलाएं जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होता था वो कपड़ों के अंदर राख को रखती थी, और जो कि ये सारे गंदे कपड़े या राख हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आजकल रीयूजेबल पैड्स भी मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे हैं, पर इन पैड्स को आपको धूप में सुखाना है और प्रेस करना है। पर हमारे यहाँ के जो टैबूज़ हैं, अंधविश्वास हैं, तो उसमें हम धूप तो उसको दिखा ही नहीं सकते। किसी कमरे की कोठरी में हमको ये पलंग के नीचे या कहीं पे कोने में इसको सुखाना पड़ता है। कुछ पैड्स बैम्बू के या फाइबर के और हाइसिंथ के भी मिलते हैं, जो कि थोड़े सस्ते भी होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। टैम्पून्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टैम्पून्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं, और कुछ सिंथेटिक टैम्पून्स होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली भी टैम्पून्स आजकल आ चुके हैं मार्केट में, जो कि स्पंज के बने हुए रहते हैं, या फिर रीयूजेबल टैम्पून्स भी कभी कभी मार्केट में मिल रहे हैं। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगी कि ये रबर और सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। मेंस्ट्रुअल कप इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये बहुत आसानी से सिलिकॉन का बना हुआ है, तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो सकता है। इसे हम वजाइना में रख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आदत की बात है, और इसे हम 6 से 12 घंटे तक हम वजाइना में रख सकते हैं, और इसमें हमारा खून इकट्ठा होता रहता है। आज के जैसे कोरोना काल में सारे डॉक्टर्स हैं, जो ये हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 6-6, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की जो ड्यूटीज़ करनी पड़ रही है। ऐसे में पीपीई किट पहनकर आप बहुत मुश्किल होता है बार बार पैड्स को चेंज करना। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी आप इनको कह सकते हैं, और ये रीयूजेबल है। इनको आप आराम से धो सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं, और इनकी आयु है 5 से 10 साल तक। ये आप यूज़ करने में इनको कोई हानि नहीं है, और इसको जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आसानी से आप इसको पर्स में रख सकते हैं। इसके बारे में ये सोचा जाता है कि ये अनमैरिड गर्ल्स को नहीं यूज़ कर सकती, पर ऐसा नहीं है। ये कप अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, स्मॉल साइज़ और मीडियम और बिगर साइज़। तो अनमैरिड गर्ल्स इनको स्मॉल साइज़ वाले यूज़ कर सकती हैं। और इसके बारे में एक ये भी भ्रांति है कि अगर ये कप आप यूज़ करेंगे तो आपका हाइमेन रप्चर हो सकता है। हाइमेन तो एक इलास्टिक बैंड होता है, तो वो उससे ये जो अपना मेंस्ट्रुअल कप है, इससे हाइमेन में कोई नुकसान नहीं होता। जिन महिलाओं को कॉपर टी लगा हुआ है या मल्टी लोड लगा हुआ है, उनको भी कोई ऐसा डर नहीं है कि कॉपर टी और मल्टी लोड इसके अंदर सक हो जाएगा। वो आसानी से इसको वापर सकती हैं। अब ये जो रीयूजेबल कप्स हैं, ये इन्वायरमेंट के में फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। अब एक और समस्या हमारे सामने है। अभी ये कप्स तो इतना ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, पर इसको अभी चलन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर तब तक जो पैड्स हैं हमारे, उनको हम कैसे किस तरह से डिस्पोज ऑफ करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसको कि हमें अपनी लड़कियों को और अपनी महिलाओं को उससे अवगत कराना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम रीयूजेबल पैड्स यूज़ करें, पर इन सब चीज़ों के चलन में थोड़ा समय लगता है। तो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, उनको हमें ये बताना है कि वो टॉयलेट्स में फ्लश नहीं करना है, उससे आपका ड्रेनेज ब्लॉक हो सकता है। और इसे हम कागज़ में लपेट कर डस्टबिन में अलग से डाल देना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों पर या मॉल्स में, शौचालय में ऐसे बंद ढक्कन वाले डस्टबिन्स होने चाहिए, हमेशा हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें कि इन पैड्स को डाला जाए, जिससे कि फ्लश करने की ज़रूरत नहीं हो, या फिर उसे बाथरूम में अलग से हम पटके नहीं। फिर
खुले में सैनिटरी पैड्स होने के कारण उन पे कई बार मक्खियाँ बैठती हैं और बीमारियाँ फैलाती हैं, इसलिए उनको हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि इसको हमेशा बंद डस्टबिन में ही डालना चाहिए। आजकल सैनिटरी वेस्ट को हमारे नगर निगम में एक अलग से इकट्ठा करवाकर एक अलग येलो डस्टबिन में इकट्ठा करवा रहे हैं और उसे हम बायो हजार्डेबल वेस्ट के रूप में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। कुछ लोग नदियों में और समुद्र में भी इसको डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। कुछ इंसिनरेटर्स आए हैं जो कि सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसमें आजकल उसका इम्प्रूव्ड वर्जन भी आ गया है। पहले जो इंसिनरेटर्स होते थे उसमें गलत तरह की गैस निकलती थी जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान करती थी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि माहवारी, मेंसेस, रजोस्वला पीरियड, जो भी आप उसको नाम दें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैले हुए हैं। उसके लिए हमें समाज के हर वर्ग को आगे लाना है और उनमें सबसे पहले कौन है? टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं। लड़कियों को सही ज्ञान कौन देगा? माता पिता देंगे और शिक्षक दे सकते हैं। और एक पिता के रूप में एक पुरुष शिक्षक भी इस में आगे आना चाहिए। इनमें जो पुरुष शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि इस बात से हमेशा पीछे हट जाते हैं, जबकि हमारे धर्म गुरुओं को आगे बढ़कर इस विषय पर समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। धर्म गुरु प्रायः क्या करते हैं? माहवारी या मेंसेस के विषय पर न केवल चुप्पी साध लेते हैं बल्कि सलाहें भी कई बार गलत देते हैं। तो पुरुषों को इस विषय पर खुलकर आगे आना पड़ेगा और उन लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि घरों में होने वाले दुर्व्यवहार या दुर्व्यवस्था जो है उसको भेदभाव को हमें चुप रहकर नहीं, पर उसको हमें तर्क सहित उसका सामना करना है और उसको हमें अपने घर वालों को बताना है। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में हम सैनिटरी पैड्स हमारी लड़कियों को या महिलाओं को खरीद कर नहीं देते, तो वो भी एक पुरुषों की जिम्मेदारी है कि उसमें हमें इतना देना है, इतना खर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। घर बनवाते समय टॉयलेट्स का ध्यान रखना चाहिए कि जो औरतों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। और पुरुषों और महिलाओं को तो मैं कहूँ कि दोनों को समान रूप से मेंस्ट्रुएशन के बारे में साइंटिफिक नॉलेज होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज को पैडमैन जैसी फिल्मों की और ज़्यादा ज़रूरत है और सारी समस्याओं की जड़ मेंसेस के बारे में मिथ्स, मिसकंसेप्शंस, अंधविश्वास और गलत धारणाएं हैं जिन्हें हमें दूर करना है। धन्यवाद।